खेत में किसान सीमा पर जवान, यह नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। आज उन्हीं की बदौलत हमारा जो देश है इतने लेवल पर पहुंचा है। किसान भी एक तरह से सशक्त है और देश भी हमारा कई तरह से सुरक्षित हुआ है। हम यहाँ आप देख सकते हैं मौजूद हैं, ये ग्रेटर नोएडा का एक कृषि भूमि का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये लहलाती हुई गेहूं की फसल है। इधर आप देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है और इधर ये जो जिम्स हॉस्पिटल है वो यहाँ पर स्थापित है। ये कासना गांव में, और आप इधर देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा का जो पॉश इलाका माना जाता है। सेक्टर 45 और एटीएस जैसी दूसरी तमाम सोसाइटियां हैं। यहाँ पर ये एक जो कासना की नदी जाती है जो कि हिंडन और यमुना नदी में मिल जाती है, जो कोट का एक जो नहर है वहाँ से शुरू होती है, उसका ये इलाका है। और ये बड़ा आप देख सकते हैं यहाँ बहुत हरा भरा इलाका है। तो आज हम बात करेंगे जो गेहूं की फसल है वो खाद्यान्नों में एक तरह से राजा माना जाता है। जौ मटर को लेकर ये गेहूं एक तरह से किंग है और ये किस तरह से ये फसल तैयार होती है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ तो मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची हैं, जो कि किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में सचिव भी हैं। आप एक ऐसे शख्स हैं जो आज भी खुद अपने हाथों से खेती करते हैं और फसल को लोगों तक ये पकाकर पहुंचाते हैं। तो आज इनकी पूरी हम जीवन यात्रा से लेकर पूरी फसल को लेकर यहाँ अब बातचीत करेंगे कि गेहूं की फसल जो है किस तरह से ये तैयार की जाती है, किस तरह से बोई जाती है। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली चेची जी। शौकत भाई, पहला सवाल ये है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो माना जाता है और ग्रेटर नोएडा शहर गौतम बुद्ध नगर का केंद्र स्थल है। आज बड़ी बड़ी हाईटेक बिल्डिंग हैं, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और आज आप यहां पर खेती किसानी करते हैं, खेती में आप मशगूल रहते हैं। ये लहलाती हुई जो फसल है आप इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। आप जो किसान हैं, कब से है आपको ये जो आप ये पूर्वजों की धरोहर को संभाले हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, आपने कीमती समय यहाँ तक दिया और एक किसान की बात की है। देखिए, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसमें कोई शक नहीं है। रहा मेरा बैकग्राउंड का सवाल है, तो जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तब से ही मैं खेती करता चला आ रहा हूँ और आज भी खेती कर रहा हूँ। तो एक तो इसको धरोहर मान करके चल लिए, एक ये मेरा शौक बन गया है और फिर किसान को तो पवित्र ग्रंथों में भी जो है अन्नदाता यानी भगवान का स्वरूप कहा गया है। और जय जवान जय किसान का नारा जो आपने अभी जिक्र किया है, हमारे पूर्वजों ने दिया था, जो भारत के आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। और किसान जो है भारत की रीढ़ है। लगभग 70% किसान जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। हम 5 भाई हैं। पांचों भाई पहले सभी खेती करते थे, लेकिन सबके अपने अलग अलग काम बट गए और मेरा मन इसमें लगा हुआ है, जिसका कारण यही है कि भी मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ और अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसको संभाल करके आगे बढ़ा रहा हूँ। बस मेरा यही शौक है। अच्छा, गेहूं की बात करें तो गेहूं जो एक ऐसा खाद्यान्न माना जाता है, जैसे कि जौ है, मटर है, जो दूसरी चीज़ है, यानी एक तरह से ये कहें कि जो भोजन की जो एक मुख्य रीढ़ होती है वो गेहूं होती है, जिसको खा के एक तरह से हम लोगों की आँख खुलती है। तो इसकी जो फसल तैयार होती है, कैसे तैयार होती है, कब इसका बोने का समय होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये 25 नवंबर इसका समय होता है फसल का, गेहूं की फसल की बुआई का। ज़्यादातर लोग 2 4 6 दिन पहले भी कर लेते हैं उसको। और ये लगभग जो है 90 दिन से लेकर के 120 के दिन में ये गेहूं की फसल तैयार होती है। उसकी अलग अलग वेराइटियां होती हैं, जैसे 43 है, ये 29 67 बीज है मेरा जो मैंने बोया है, ये थोड़ा ज़्यादा दिन में पकता है। 522 है
और बहुत सारी अन्य लगभग 15-16 ऐसी वैरायटियां हैं जो किसान देश के कोने कोने में अलग अलग स्थानों पर उगाता है। सवाल इसका ये है कि भाई ये जो है कितना पानी की आपने बात की थी, तो इसमें लगभग 4 पानी हमारे क्षेत्र में लगाए जाते हैं। अगर बीच में कोई बारिश हो जाती है तो 1 पानी कम हो जाएगा, बाकी मैक्सिमम 4 पानी तो इसमें है ही हैं। और आपने एक खरपतवार की बात की, तो यहाँ ज़्यादातर जो खरपतवार है वो बलूरी नाम से होती है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा भी देता हूँ। ये बलूरी है और ये इसकी बाली है। ये इतनी बेहद खरपतवार नाशक दवाई है कि या तो दवाइयाँ की डोज कम कर दी गई हैं और या फिर इसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि इसमें जो है दवा काम नहीं तो करती। ये जो अभी बलूरी बता रहे हैं, ये खरपतवार जो ज़्यादा पाई जाती है, वो खासकर इसी इलाके में पाई जाती है? ये तकरीबन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो हमारे इलाके में तो ये है ही है, लेकिन बहुत सारे जो नमी के इलाके हैं जहाँ दोमट मिट्टी जो पावरफुल मिट्टी होती है उसमें ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और बाकी तो कासनी वगैरह, चटपटरी, पतेल है, बथुआ है, ये हैं तो ये नॉर्मल सी बीमारी है, इनको दवा आराम से कवर कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी बेहा दवाई है कि सॉरी, ये ऐसा खरपतवार है इतना बेहा है कि ये जो है बार बार दवाई लगाने से भी अगर हल्की सी भी डोज कम रह जाए तो ये मरती नहीं है और ये फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उसकी बढ़वार को रोक देती है और फसल की पैदावार को रोक देती है। और इसमें सबसे मुख्य कारण ये भी होता है कि जैसे फसल अब इस टाइम पर बाली निकल ही आई है और हल्की सी हवा चल जाए या बूंद आ जाए या भराई करने लगे किसान, तो ये उसको ऐसा मतलब एक धक्का रूप से देती है जिससे कि फसल गिर जाती है। तो मुख्य रूप से ये खरपतवार जो है ज़्यादा मात्रा में होती है और ये फसल में नुकसान भी ज़्यादा करती है। क्या इस तरह के जो खरपतवार हैं उनको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या कुछ इसमें छिड़काव किया जाता है और कैसे उसको बचाया जाता है? देखिए इसके 2 हैं। पहले तो क्या था कि ये यूरिया में लगा कर के पहले पानी पे दिया जाता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, तो वैज्ञानिकों ने फिर स्प्रे का एक सिस्टम बनाया। और मैं पीछे चला जाता हूँ कि मैंने ये कहा था कि भई इस खरपतवार की पावर ज़्यादा है या दवाई की जो है कैपेसिटी जो है कंपनियों ने कम कर दिया है कि 2014 में जो है अगर थोड़ी सी ओवरडोज दवाई लगा दी तो वो गेहूं को भी फूंक देती कि खरपतवार तो नष्ट हो जा कर आया। और उस टाइम पे जो सबसे महंगी दवाई, अच्छी दवाई आती थी, उसकी जो कॉस्ट थी 180 रुपये, 190 रुपये। लेकिन वही उसी कैपेसिटी की दवाई जो अब आ रही है लगभग 650 रुपये से लेकर के और 1100 रुपये तक के खरीदनी पड़ती है और फिर भी ये खरपतवार नष्ट नहीं हो पाता और किसान को 2 बार तो ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन तीसरी बार भी खरपतवार में स्प्रे करनी पड़ जाती है। यानी 2-3 बार स्प्रे करनी पड़ती है? 2-3 बार यानी 3 बार मान के चलें, लेकिन 2 बार तो कंपल्सरी है, 2 बार तो स्प्रे करनी ही करनी, तब ये मरती है। अब इसमें 2 बार स्प्रे हुई है इस खेत में और देखो आपके हाथ में जो है ये कितनी ज़ोर से जो है ताकतवर बन के उभर रही है। अगर एक स्प्रे इसमें और हो जाती तो ये शायद मर जाती। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है, जो किस्म होते हैं ना, जो गेहूं होता है, ये बीज होता, ये कितनी तरह का होता है और इसमें किस किस तरह की खासियत होती है? देखिए गेहूं तो लगभग 14-15 के करीब ये वैरायटी हैं देश के अंदर। इनमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक पकड़ इनकी होती है कि भाई कौन सा बीज जो है, अब जैसे मैंने अभी बात करी कि 2967 बीज है ये, तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जो है किसान इसी को बोते हैं कि इसकी पैदावारी अच्छी मान करके चलते हैं। थोड़ा इसका जो पेड़ होता है वो थोड़ा मोटा भी होता है, उसमें गिरने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है, यानी कि वो कम गिरता है और उसकी जड़ ज़्यादा फैल जाती हैं। और 43 भी है, किसी जंगल में 43 बोया जाता है, किसी जंगल में 22 बोया जाता है। तो ये इस तरीक़ा की 14-15 वैरायटियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है किसान इसको पसंद करते हैं। मिट्टी के हिसाब से, जो यहाँ की मिट्टी है उसके हिसाब से जो आपने बीज बताया उसको ज़्यादा पकड़ करती है मिट्टी? हाँ, मिट्टी के हिसाब से जो है इसको किसान 29-67 को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि पानी 4 से लेकर 5 तक लगते हैं, और खाद की अगर बात करें तो जो कृत्रिम खाद है, जो यूरिया से संबंधित खाद है, वो कितने लगाए जाते हैं इसमें? देखिए सबसे पहले जब बुआई होती है तो इसमें खैर अब डाई तो मिलती नहीं है, डीएपी है, एनपीके है,
इस तरीक़ा की जो है खाद आ रही हैं, जो बुझाई के समय पे 10 से 12 किलो के करीब जो है किसान बीघे में डालता है। और बीज जो डालता है वो बीज भी अगर वो सीड रोल से बुआई करेगा तो बीज भी इतना ही होता है कि 9 किलो से लेकर के और 12 किलो के बीच में। बाकी अगर वो बखेर के अगर बुआई करता है किसान, तो उसमें जो है डीएपी की भी और बीज की भी मात्रा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि बहुत सारा बीज जो है ऊपर रह जाता है और वो ज़मीन में नहीं पहुंच पाता, तो वो जो है उपचार नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर तो किसान जो है अगर सीड रोल से बुआई करते हैं तो उसमें 9 किलो या 10 किलो बीघे का ही बीज डालते हैं और डीएपी 10 से 12 किलो के हिसाब से डालते हैं। अब आ जाता है पहला पानी जब लगता है, तो पहले पानी पे जो है 10 से 12 किलो का यूरिया दिया जाता है, फिर दूसरे पानी पे 10 से 12 किलो का यूरिया दिया जाता है, तो जिसमें पचराव की कुछ दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे किसान जिंक डाल देते हैं और कई कंपोस्ट खाद के इस तरीक़ा की भी वो डालते हैं। तो कई ऐसे वो दवाई हैं जो कंपनियों ने चला रखी हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसान जो है अन्य चीज़ें पैदावारी बढ़ाने के लिए उसमें डालता है। अच्छा, अब तक जो ये फसल है एक तरह से, आइए आप यहाँ देखते हैं, ये जैसे ये दाना इसमें निकला हुआ फसल में, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जैसे ये दाना इसमें फसल में निकला हुआ है, तो अभी इसमें कितने पानी लग गए हैं? बहुत ही आपका पॉइंटेड सवाल है। इसमें 3 पानी लग चुके हैं, चौथे पानी की अब ये में गुंजाइश नहीं है। जैसे मैं अब ये चीर के दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए, ये अंडा पड़ रहा है और इस टाइम पे ये आधा दाना हो चुका है। कैमरामैन जरा फोकस करिए। आधा दाना इसमें जो है ये हो चुका है। अच्छा, मतलब शुरुआत है। हाँ, बाली आ गई है और उसमें ये दाना पड़ना शुरू हो ये गया। दाना पड़ना शुरू होगा तो आधा हो गया, यही तकरीबन 10 दिन के बाद में ये दाना पूरा हो जाएगा। और खेत की मिट्टी के अंदर देखो नमी बरकरार है। अच्छा, अभी ये 15 दिन तक जो है नमी बिल्कुल नहीं जाएगी, तो मतलब अभी इसमें गुंजाइश है पानी लगने। अभी इसमें गुंजाइश है, अभी इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा अनुमान ये है कि ये फसल जो है बिगर पानी दिए पक जाएगी। अब आपने एक चीज़ और है, मैं एक टेक्निकल पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे ये बाली है तो बहुत सारे किसान जो है या बहुत सारे चर्चा करते रहते हैं टीवी पे बैठ करके कि भाई ये कितना होता है। तो जैसे ये मेड़ हमारा, इसमें जो है एक एक पेड़ है ये मान के चलो, इसमें ये 20 से 25 के करीब डालियां हैं। अच्छा, तो किसी दाना में जब एक पेड़ उग करके आता है तो किसी में 2 डाल हो जाती हैं, किसी में 4 हो जाती हैं, यानी 20 से 25 के करीब में ये डालें बन जाती हैं इसमें। और एक बाल में अगर मैं बात करूं तो 5 दाने से लेकर के 60, 70 और 75 तक जो है दाने एक बाल में हो जाते हैं। अगर फर्क एक बाल में हो जाते हैं। एक बाल में हो जाते हैं। तो ये इसका जो है एक मुख्य बिंदु है कि हम किसानों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे ये कह देते हैं कि भाई किसान को ये नहीं पता, किसान को ये नहीं पता। तो हमें ये चीज़ जानना जरूरी। जैसे एक मेढ़ा है, जरा दिखाना इस मेढ़े को, ये केवल एक पेड़ है। अच्छा। लेकिन इसका कारण क्या है? मतलब ये एक पेड़ है, एक दाने का पेड़ है, ये एक दाने का पेड़ है। तो इसकी फुटेर का कारण ये है कि इसके दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, इस वजह से। लेकिन ये पेड़ तो कई दिखाई दे रहे हैं इसमें। नहीं, हम वैसे पेड़ वैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दाना एक ही था, एक ही दाने का है ये। तो इसकी फुटेर का कारण यही है कि इस वजह से जो है, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि 9 से 10 किलो के हिसाब से जो है उसमें बीज डाला जाता है। तो जितना सीधा होगा उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि अब ये मेढ़ा आ गया, ये भी एक ही पेड़ है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं ये। अच्छा। लेकिन इनकी कैपेसिटी 3 से 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकती। लेकिन अब इसमें यह है कि इतना भी अगर हम इसको सीधा करेंगे तो फिर इसमें किसान का नुकसान होगा। तो उसकी एक डोज बनाई गई है कि भाई इस हिसाब से हमें जो है इसमें बीज डालना है, ताकि जो है भरपूर फसल पैदा हो करके और किसान को लाभ मिले। अब इसी में से हम ये चीज़ देख करके चलते हैं कि भाई इसकी लंबाई भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर फसल में अगर छोटी हमारी फसल होगी तो उसमें भूसा कम निकलेगा, लेकिन अनाज जो है वो भरपूर मात्रा में निकलेगा। तो किसान को चारे के लिए फिर बड़ा पेड़ भी चाहिए। ये चीज़ भी हमारे लिए तो जो आप बता रहे कि बड़ा पेड़ होना चाहिए, उसके लिए ग्रोथ जो करता है वो पानी के उस पर डिपेंड रहता है, और जो खाद हमने कैसा लगाया उस पर डिपेंड रहता है। वे दोनों चीज़ हैं। समान मात्रा में उसको जो है डोज भी दी जाती है, समान मात्रा में उसको पानी दिया जाता है।
अगर हम इसमें फ़र्ज़ करो कि मान लीजिए जैसे लास्ट का पानी हम लगा दिया जा और इसमें लास्ट के पानी में ये पानी नहीं सूखता है, तो वो जो है गेहूँ की फसल को जो जैसे ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा तो उसको सुखा देगा। तो इसलिए किसानों को कोशिश करते हैं कि वो हल्का बिल्कुल बहुत अब हल्के जैसे से ये हल्का देख रहे पानी। हैं यहाँ पर जो इसमें बाली निकल चुकी है, इसमें दाना पड़ना शुरू हो गया है हुँ, और अभी यहाँ नमी भी है, गुंजाइश भी है। अभी मेरे ख्याल में इसको पक के आने में यानी कटाई का समय आने में शायद 1 डेढ़ महीना तो इसमें है ही। नहीं, तो इस नहीं। पीरियड में क्या और भी पानी लगेगा? नहीं, नहीं, ये तो मैं अभी आपको जो है सिद्ध कर चुका हूँ कि अब इसमें पानी लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है और 1 महीने में जो है ये फसल पक कर के शायद मंडी पहुँच जाए या घर पहुँच जाए, जब इसका 1 महीना होने जा रहा है। अब ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर जिस तरीक़ा से पछुआ हवा चल रही है, तो ये फसल को थोड़ा जल्दी सुखाएगी। अगर परवा हवा चलेगी तो परवा हवा में थोड़ी नमी होती है तो वो थोड़ा और पीछे खींच देता है। फ़र्ज़ करो अगर बारिश हो जाती है और इस समय पे बारिश जो है ओले और आंधी का ज़्यादा डर रहता मतलब है। कुदरती के वो ना आए। हाँ, कुदरती अगर हाँ, आ जो जाती जो है फ़र्ज़ आफ़त कर। होती है, कुदरती हाँ, आफ़त ना आए, वो तो ये बिल्कुल पक के अपने सिस्टम से हाँ, तैयार होगी। 1 महीने में ये पक कर के बिल्कुल तैयार हो जाएगी, इसमें कटाई हो जाएगी। फ़र्ज़ करो अगर ऐसा है कि कुदरती कोई आफ़त आ जाती है तो फिर ये जो है और लगभग 10 दिन पीछे के लिए हट जाएगी और इसमें फसल में नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने समय पर पानी लगाया, समय पर आपने अच्छी किस्म की जो खरपतवार नाशक है, उसकी दवा का छिड़काव किया और समय पर आपने जो अच्छा इसमें खाद है वो लगाया। तो उसके हिसाब से ये फसल पक के आती है, तो उसमें क्या एक अनुपात होता है कि भई इतने बीघे का इसमें जो गेहूँ निकलेगा, वो क्या अनुपात होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा आपका जो है सवाल है ये कि कहीं-कहीं जो है जो बीघा होता है वो 5 बीसे का होता है, कहीं-कहीं 7 बीसे का होता है। हमारे यहाँ पर पे जो है आप जहाँ खड़े हैं यहाँ 7 बीसे का बीघा है। तो अब आज की डेट में अगर मैं बताऊँ जैसे अब समय चल रहा है तो इस टाइम पे 1 बीघे में लगभग 4000 से और साढ़े 4000 तक की लागत मैक्सिमम आती है, 1 बीघे में। और अगर मैं फसल की बात करूँ तो सारा औसत एवरेज मान लीजिए किसी की 100 बीघे की फसल है या किसी की 200 बीघे क फसल है या उससे ऊपर जाती है, तो उनका एवरेज जब आता है तो वो 3 कुंटल बीघे का मैक्सिमम ज़्यादातर आता है। उसमें लगभग किसानों की जो परसेंटेज आती है तो वो लगभग मान के चलो आप 50% में और 30% में जो है वो 3 कुंटल से नीचे चली जाती है। लगभग 30% में 20% जो होते हैं किसान कुछ एरिया ऐसे होते हैं तो जिसमें जो है वो 4 कुंटल बीघे से भी प्लस चली जाती है और 4 कुंटल पे भी चली जाती है। अब सवाल ये है गंभीर है कि भाई किसान को जो है लागत के हिसाब से उसके मूल्य मिलता है या नहीं मिलता है, उसे प्रॉफ़िट कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, वो तो बाज़ार में जाने के बाद ही असलियत में हाथ आता है। तो इसमें मैक्सिमम अगर हम जोड़ के चलें पूरे देश का एक अब अगर एवरेज औसत निकालेंगे तो वो मैक्सिमम ज़्यादा परसेंटेज में वो 3 कुंटल पे ही आकर के टिकेगा। 3 कुंटल पर हाँ, पर बीघे के हिसाब ए से। 1 बीघे में 3 कुंटल। वो 7 बीघे वाला जो 7 बीसे वाला बीघा होगा उस पे। 5 बीघे का जाएगा तो उसमें और उसकी एवरेज औसत घट जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है कि पूरे 5 या 4 महीने में फसल पक के तैयार होती है। खाद भी लगाया, बीज भी दिया, सिंचाई भी दी। तो ये बताइए पर कुंटल के हिसाब से इसमें कितना इसमें लागत आ जाती है? इसमें कुंटल का तो खैर किसान हिसाब नहीं लगाता, वो बीघे का हिसाब लगाता। फ़र्ज़ करो जैसे मैंने अभी बात करी थी कि भाई 3 कुंटल का मैक्सिमम मान के चल लीजिए, ज़्यादा औसत जो आता है। किसी-किसी का जो है 4 कुंटल का हो जाता है। अब उसमें लागत आ जाती है साढ़े 4 बीघे के हिसाब से। तो अब जैसे गवर्नमेंट की अगर मैं रेट की बात करूँ, केंद्र सरकार ने 2425 रुपए जो है कंट्रोल रेट रखा है, लेकिन उस पे वो तो बिक्री नहीं होती है। नहीं, 14% ही मेरा उसकी मेरा सवाल खरीदारी ये होती है। है कि जो गवर्नमेंट 2400 कुछ के करीब ये रेट रख रही है, हाँ, तो इसमें पूरी 5 महीने, 4 महीने किसान लगा रहता है, पूरे। तो आज अगर हम औसत मज़दूरी की एक बात करें, तो मेरे ख़्याल में 500 से लेके 700 रुपए में एक जो मज़दूर है, वो मिलता है। और पूरे 4-5 महीने जो फसल को सँभालने में, पालने में किसान लगा रहता है। तो किसान की वो भी मज़दूरी। उसके अलावा जो सिंचाई है, वो भी है, खाद भी है, खरपतवार के लिए भी है, रखवाली भी है। इसके हिसाब से
2400 कुछ के करीब तो सरकार ले रही है, लेकिन किसान का जो है कितना मतलब वो होगा, इसमें कितना खर्च होगा, कितनी लागत आ गई? आपने लंबा सवाल खींच दिया, मैं वहीं पे शॉर्ट कर देता। जैसे मैंने बताया था कि भी कंट्रोल रेट जो है, जो एमएसपी पे है, वो 2425 रुपये है, लेकिन 14% ही जो है किसान के माल को गवर्नमेंट खरीद पाती है, बाकी व्यापारी खरीदता है। तो व्यापारी जो खरीदता है वो 2800 के आसपास में खरीदेगा, यानी कि जो हमारा 85 या 86 के करीब है, वो सारा जो है उसको गवर्नमेंट, वो व्यापारी खरीद रहा है, जिसमें उसकी लागत भी है कि वो मंडी तक ले जाएगा, उसकी आड़त कटेगी, उसकी तुलाई कटेगी, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। अब आपने बात करा था कि भाई इसका टोटल खर्चा, जो टोटल खर्चा है, जो किसान, जो परिवार है, जो खेती पर ही किसान निर्भर है, वैसे तो बताया जाता है कि आंकड़ों के अनुसार भाई देश के अंदर जो है 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन ये इस आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूँ। देश के अंदर लगभग जो है 30 करोड़ से भी ऊपर किसान हैं। तो ये जो किसान है, जो अपनी जीविका चला रहा है, वो खेती पर जो निर्भर है, उसके लिए ज़िंदगी जो है उसकी बहुत ही दयनीय बनी हुई है कि पूरा परिवार में जैसे 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, वो सारे खेती में लगे रहते हैं। तो वो किसान जो है अपनी मजदूरी को नहीं जोड़ पाता। वो 24 घंटे उसमें रहता है, तो वो अपनी मजदूरी को नहीं जोड़ता है, वो केवल लागत को जोड़ता है, या उसने अलग से कोई मजदूर लगाया तो उसको जोड़ देता है कि मजदूरी को भी जोड़ करके चलें। तो जैसे 50+2 पे जो आती है, 2+50 पे जो मांग कर रहा है किसान, वो उसी को करके गया। जैसे उसकी मशीनरी है, उसकी 24 घंटे की, को किसान का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है। रात में 12 बजे, दोपहरी में, किसी भी टाइम, भूख में, प्यास में, बारिश में, वो 24 ही घंटे काम करता है। तो अगर किसान की मजदूरी को जोड़ दिया जाए, उसकी मशीनरी को जोड़ दिया जाए, उसकी खेत की जो कीमत है उसको भी जोड़ दिया जाए, तो उस हिसाब से किसान की जो फसल की जो कीमत है, उसकी कीमत तकरीबन 7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। 7,000? जी हाँ, बिल्कुल। सब तो कुछ जोड़ने के बाद? सब कुछ जोड़ने के बाद अगर हम उसको C2+50 करते हैं तो फिर उससे और ऊपर तो जाएगी। सरकार तो इसमें आधा भी नहीं दे रही। नहीं, सरकार तो इसमें दे ही नहीं रही है, पर सरकार पे इस तरीका का कोई प्रेशर भी नहीं है। सरकार से तो किसानों ने ये मांग करी थी कि आप केवल जो है कानून बना दीजिए, खरीदने वाला तो व्यापारी है, तो इसका लाभ तो ज़्यादा परसेंटेज में तो व्यापारी उठा रहा है। भाई अगर मैं बात करूं कि जो विदेशों में जो हमारा माल जाता है, किसान का माल जाता है, और वो दुगनी कीमत में जाता है, लेकिन यहाँ में सस्ते में खरीदा जाता है, यानी माल किसान का और उसका रेट जो है व्यापारी लगा रहा है। जबकि एक माचिस भी बाजार में आती है तो उस पर भी प्रिंट लग करके सरकार आता ने जो है। एमएसपी जो दिया है, उसमें क्या गेहूं की फसल है? गेहूं की फसल है, उसमें 23 फसलें हैं, जिसमें से 5 फसलें और जोड़ी गई थी। हालांकि अभी पूरी तरीका से उसको हम साफ नहीं कह सकते कि भाई उसको जोड़ दिया है, लेकिन 23 फसलों पर मात्र एमएसपी है। जबकि मुख्य फसलें किसान जो देश के अंदर कोने कोने में उगा रहा है, वो 85 के आसपास हैं। वैसे तो 125 के आसपास बैठती हैं, लेकिन मुख्य फसलें जो हैं वो 85 के आसपास हैं, और जिनमें मात्र 23 फसलों पर ही एमएसपी दिया जा रहा है। 5 फसलों की भी वो बात जब हुई थी कि जब किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उसमें 5 फसलें वो जोड़ी गई थी, लेकिन वो पूरे देश में लागू नहीं है अभी तक। पूरे देश में लागू केवल 23 फसलें हैं। बाकी और जो फसलें हैं उन पे एमएसपी देने के लिए तो सरकार अभी भरोसा दे रही है। देखिए, सरकारों ने तो किसान का खून ही चूसा है, और खासकर इस बीजेपी ने तो हर सीमाएं पार कर दी, क्योंकि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने ही लेटर लिखा था कि भाई सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दे दी जा। अगर माननीय मोदी जी एमएसपी पे कानून बना देते प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो आज जो है किसान को अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलता, जिससे देश की तरक्की भी होती और किसान संपन्न होता और किसान आत्महत्या भी नहीं करता। जबकि इस समय हर वर्ष लगभग 12,000 किसान आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसकी जीविका ही केवल खेती है। और उसमें खासकर अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी में किसान जो है सबसे ज़्यादा घाटे में रहा था, किसान जो है सबसे ज़्यादा घाटे में रहा। और घाटे का कारण ये रहा कि भाई पहले जैसे कि लागत किसान की दुगनी हो गई, और उसकी जो है माल की कीमत घट गई।
यानी अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में इस गेहूं की जो कीमत थी, उसका जो एमएसपी था वो 1380 रुपये के आसपास में था। आज जो है ये 2425 के आसपास है। लेकिन उस टाइम पे ही एक बीघे में जो फसल की लागत आती थी 1500-2000 रुपये, आज 4000 से 4500 रुपये आ रही है। और बाकी और तो मजदूरी बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गए, और किसानों की सिरदर्दियां बढ़ गई। पहले इतने खरपतवार नाशक दवाई नहीं लगाई जाती थी, पहले जो है वो सस्ते में आती थी बहुत ज़्यादा, कि जो दवाई पहले खरपतवार नाशक की 180 रुपये की आती थी, आज वही दवाई 750-800 रुपये की आ रही है। तो इन चीज़ों को अगर हम सबका मूल्यांकन करें तो किसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटे में गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आय तो दुगनी हुई नहीं, उसकी लागत दुगनी हो गई और आय उसकी आधी रह गई। तो ये चीज़ें सरकारों को ज़रूर समझनी चाहिए कि आखिर अन्नदाता जो है भारत की पावन धरती पर ही नहीं, दुनिया के कोने में भगवान का स्वरूप कहा गया है। और श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में यह उपदेश दिया था कि भाई अन्नदाता भगवान का स्वरूप है। चाहे हम बात करें कि जो सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो किसानों के ही बेटे हैं, लगभग 70% के करीब। और किसान का और मज़दूर का चोली दामन का साथ है कि सबसे ज़्यादा मज़दूरी जो गरीब आदमी जो कर रहा है वो किसान से संबंधित करता है, चाहे वो फल हो, दूध हो, अन्न हो, और अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों से संबंधित हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और मोदी सरकार में सबसे खतरनाक ये हुई है कि भाई लगभग 35% के करीब पशुओं से किसान लाभ ले लेता था। आज की डेट में किसान और पशु जो है एक दूसरे के दुश्मन बना करके खड़े कर दिए। जो खेत अच्छा, यहाँ भी जो पशु हैं, जो छुट्टे पशु हैं, उनसे भी काफी बहुत फसल को खतरा बहुत रहता होगा। बहुत ज़्यादा हैं। आप अपना कैमरा इधर को फोकस करिए, देखिए ये आपको ये खंबा दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ये किसानों ने ये अच्छा, तार, ये ये मतलब सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए इसमें तार लगे हुए हैं और रोकथाम के लिए। लेकिन फिर भी अब कहाँ तक तार दौड़े, तार को ये जो है कूद करके निकल जाते हैं, तोड़ करके निकल जाते हैं। और बाजी बाजी झुंड से आते हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये सुबह सुबह ज़्यादा नज़र आते हैं। और रात में इनको जो है यहाँ लाठी लेकर के बैठना पड़ता है। और इसमें खतरा भी है, भाई कोई जहरीला कीड़ा खा जाए, कोई जानवर हमला कर दे, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं किसान के लिए दुश्मन बन करके मुंह भाए खड़ी हुई हैं। भाई चोर भी कोई लूट सकता है, और उससे साथ में कोई किसी तरीका की वारदात हो जाए किसान के साथ तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारी परिस्थिति किसान के लिए कि तो किसान तो जो है बेचारा बनकर यानी ही किसान तो 24 घंटे ही खेत के उसमें रहता है। खेत के उसमें रहता है, और वो बेचारा बना हुआ है। और ये किसान, मैं तो ये कहूँगा, किसान जिस दर्द को लेकर के जगता है उसी दर्द को लेकर के सो जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं जो है सरकारों को और बुद्धिजीवियों को ये समझनी चाहिए कि भी अन्नदाता को अगर पवित्र धर्म ग्रंथों में भगवान का स्वरूप बताया गया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर किसान अपनी कहीं जायज हक की मांग उठाता है तो उसको अलगाववादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी न जाने किन किन नामों से अपमानित करते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर देते हैं। और जो पुलिस फोर्स में जो लोग होते हैं वो अच्छा, भी चूंकि किसान हम ये के बेटे उत्तर होते हैं। प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है, तो उसमें क्या कुछ किसानों को कुछ खास सुविधा दी है? वो थोता चना और बाजे घना, इन्होंने लगभग 88,000 के करीब का यूपी सरकार ने बजट बनाया है। लेकिन वो बजट तो पहले से ही बना रहा है। इससे तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आप ये ना कहें कि भाई मैं समाजवादी से जुड़ा हुआ हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि सपा सरकार ने जो है किसान की फसलों की जो बर्बाद फसल हुई थी उसमें मुआवजा दिया था। जब जब सपा की सरकार आई, बसपा सरकार ने भी मुआवजा दिया था, लेकिन भाजपा की जब भी सरकार आई आज तक किसान को फसल बर्बादी का कोई मुआवजा नहीं दिया। बल्कि योगी जी ने एक जो है तोहफा जरूर दिया किसानों को, पहले सरकारी कांटों पे बिगर शर्त के किसान ट्रॉली ले जाकर आया और वहां जाकर के कांटे पे अनाज तुल जाकर आया। लेकिन योगी जी ने जो है 15 शर्त लगा दी, 15 शर्तों को पूरी करेगा किसान तब उसका कांटे पे जो है सरकारी कांटे पे अनाज तुलेगा। ये जरूर तोहफा दिया है। नहरों का पानी फ्री था सपा सरकार में। और 2014 में जो है 425 रुपये
जो है रेंट था उसका बिजली का 5 वाट के कनेक्शन का, आज वही कनेक्शन जो है योगी जी ने 1900 रुपये 2400 रुपये कर दिया और 1700 रुपये, यानी 3 कैटेगरी लेकिन में बांट योगी जी दिया। तो ये भी कह रहे हैं कि किसानों को बिजली बिल्कुल एक योजना चलाई जा रही है मुफ्त। देखिए वो योजना चल रही है, लेकिन योगी जी ने ये भी तो योजना चला रखी है कि ट्यूबवेलों पे मीटर लगाया जा रहा है, किसान उसका विरोध कर रहा है तो किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जो पेंडिंग पर हैं, कोरोना काल में योगी जी ने ये भी करा था कि जिन किसानों पे 10 साल पुराने या 20 साल पुराने बकाया बिल नहीं चुका पाए हैं उनको जबरदस्ती जुर्माना लगा करके कोरोना काल में वसूल कर लिए थे। तो ये चीज भी तो हमें समझनी है। अच्छा ये बताइए, हल बैल के बाद में ये जो ट्रैक्टर है ये किसानों का एक आधार है, सिंचाई से लेकर और जुताई तक। तो क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई मानक तय किए गए हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये मानक तय किए गए थे कि जब 3 कृषि कानून लेकर के आई थी केंद्र सरकार, उसमें जो है कई चीज़ें ऐसी आई थी जिसमें जो है भैंस रखने के लिए उसमें कनेक्शन एक लागू कर दिया था। उसमें ट्रैक्टर भी था, भाई 15 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो नहीं चलाया जाएगा खेत में और उसको कबाड़ बना दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि इसकी देखो आप कंडीशन देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहिए वो दिखाएं इसकी कंडीशन। आपको इसकी कंडीशन क्या लग रही है, आप देख करके मुझे बताएं। सही कैसी हालत में लग रहा है ट्रैक्टर? नहीं, कितना साल पुराना हो सकता है ये तो मॉडल से ही पता चलेगा, लेकिन देखने में दुरुस्त दिखाई दे रहा। देखने में दुरुस्त दिखाई दे रहा है, यानी आप इसको ये मान के चलते हैं कि भाई 3 साल पुराना या 4 साल पुराना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये ट्रैक्टर 2010 में खरीदा था मैंने। हाँ अच्छा। मैंने इसमें कोई छोटी मोटी चुटमुट का कोई हल्का फुल्का कोई खर्च किया है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आप इसका मीटर देख सकते हैं, ओरिजिनल मीटर है। ये जो है 2957 किलोमीटर अभी घंटे चला है। 2957 घंटे मात्र अभी चला है ये। तो सरकार को फिर ये समझना चाहिए कि आखिर ये सरकार जो है किसानों की दुश्मन क्यों है, इस ट्रैक्टर का क्या बिगड़ रहा। उस टाइम पे मैंने ये लगभग 3 लाख में लिया था, आज इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। आज इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। अब किसी में तो गुंजाइश है 7 लाख की, किसी में नहीं है। इस तरीका का है। इन्होंने जो है केंद्र सरकार ने एक और नया ड्रामा बना रखा है कि भाई 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी रोड पे, जो घरेलू गाड़ियां होती हैं। देखो जो मालवाहक है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास में जो गाड़ी है वो गाड़ी भी अब तक जो है लगभग 82,000 किलोमीटर चली है। उसकी कंडीशन भी आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि भाई ये 4-5 साल पुरानी है। तो बहुत सारे जो किसान हैं, लगभग 50% किसान मेरे जैसे ऐसे हैं कि जो शौक में खेती कर रहे हैं, छोटे किसान हैं और उनकी मशीनरी बना धनाधन है। भाई फिटनेस पे अगर सरकार जोर दे, भाई फिटनेस सही होनी चाहिए वाहन की, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो है वाहन को जो है कबाड़ बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ये कंपनी जो गाड़ियां बनाती हैं, ट्रैक्टर बनाती हैं, उनसे इन्होंने टाई अप कर रखा है। उनसे कहीं ना कहीं परसेंटेज का मामला है कि हम ये कानून बनाएंगे, हम आप जो है हमको 30% या 40% दीजिए और हम लाते हैं कानून बना के कबाड़ बनाते हैं, आपकी गाड़ियों की सेल बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेरा मानना तो यही है। जबकि ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ रहा और कोई भी मशीन है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। भाई उसमें जो है अपनी सुविधा के अनुसार जब देखता है कोई भी वाहन का मालिक है, वो ये देखता है कि भाई मेरी गाड़ी में ये कमी आती है तो तुरंत ठीक कराता है। तो वो खराब को लेकर के क्यों चलेगा, वो रोड पे चलेगी ही नहीं खराब। ट्रैक्टर खराब होगा तो खेत में चलेगा ही नहीं, लोड नहीं उठाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है सरकारों को समझनी चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी इसका विरोध करना चाहिए कि पहले ऐसा कानून नहीं था कि जो अब ये नई सरकार बैठी हुई है और इस तरीका का कानून ला रही है, वो कानून गलत है। कि जैसे मैंने अपने ट्रैक्टर की बात करी या मैंने अपने गाड़ी की बात करी, तो इस तरीका के देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मशीनरी से बहुत प्यार करते हैं। ये ट्रैक्टर मेरा दोस्त है, मैं इसे दोस्त के रूप में देखता हूं। अगर मैं इसे कबाड़ खाने में सरकार भेज दे तो मेरे दिल पे या मेरे परिवार वाले पे, मेरे बच्चे सब प्यार करते हैं इसको। मैं इसको आधी बेर सफाई नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे इसको साफ करते हैं जब खड़ा रह रहे। कितना प्यार है उन। फोटो खिंचवा करके वो स्टेटस पे डालते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक परिवार का भी अपमान है, इस तरीका का नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर भी परिवार का सदस्य है। ट्रैक्टर भी परिवार का सदस्य है, वाहन भी परिवार का सदस्य होता है, उससे उनका लगाव होता है विशेष। जब वो खराब होता है, जब कहीं ना कहीं उनके काम का नहीं होता है, तो फिर परिवार वाला अपनी ही मर्जी से उसे
कबाड़ खाने भेजे या बेच दे कहीं ना कहीं, उसे वो घर से अपने से जो है पार्सल कर देता है। तो इस तरीका का कानून जो है सरकारों को नहीं लगाना चाहिए कि हर चीज़ एक इस तरीका से होती है, चाहे कोई पशु हो या कोई चीज़ हो। आपके भी पास वाहन होगा, आपका भी कितना विशेष लगाव होगा उससे, जब आपका मन भर जाएगा तभी आप बेचेंगे। लेकिन ये जो सरकार में बैठे हुए हैं लोग, इनका क्या मतलब है इस तरीका का? भाई 60 साल से फिर तो एक कानून ये भी लाना चाहिए कि भाई 60 साल के बाद में कोई भी ना तो कोई राजनीति करेगा, ना ही कोई सरकारी अधिकारी रहेगा, उनको भी रिजेक्ट करो, उन्हें भी कबाड़ बनाओ। बनाना चाहिए, नहीं बनाना कानून तो चाहिए? है 60 साल के बाद तो रिटायर कहाँ कानून है? तो योगी जी की और मोदी जी की, इनकी उम्र देख लो, बहुत सारे अधिकारियों की उम्र देख लो, वो सत्ता चला रहे हैं, वो कुछ यहाँ कानून बना देते हैं, कहाँ उस पर अमल हो रहा है? योगी जी तो 75 साल के होने जा रहे हैं, वो तो 60 साल से ऊपर में जाकर के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब सोचना चाहिए और वो समझना चाहिए, इस तरीका के कानून नहीं आने चाहिए। देखिए, जीविका इंसान बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, खासकर किसान और किसान के साथ में जुड़ा हुआ मजदूर। किसान और मजदूर आज खून के आंसू रो रहा है। इन सरकारों को देख लेना चाहिए, खेत में आकर के ये जो बड़े बड़े नेता या कोई अधिकारी कानून बनाते हैं, वो आकर के देखें, खेत में काम करके दिखाएं, रात के अंधेरे में, जहां आदमी को दिन में भी डर लगता है, किसान वहां अपने कंधे पे फावड़ा लेकर के खड़ा रहता है, अपने फसल की रक्षा करता है, और भूख में, प्यास में, बीमारी में, हर परिस्थिति में वो उस फसल को जो है पैदा करके और मार्केट तक पहुंचाता है। लेकिन मार्केट में जाकर के भी वहाँ जो खड़े हुए हैं व्यापारी वर्ग, जबकि आड़तियों को ये दोष देते हैं। आड़ती जो है, आड़ती भी किसान का दोस्त है। मेरे ख्याल से लगभग 60% जो है किसान है, वो उसका आड़ती का वोट बैंक है, सॉरी बैंक है। तो बैंक मान के ये चलो कि आड़ती से पैसा लेता है, किसान जो है अपने खेत में लागत लगाता है, तो वो भी उसका दोस्त है। लेकिन व्यापारियों को कोई कुछ नहीं कहता, आड़तियों पे दोष मंडते। आड़ती क्या लेता है? 1% होता है उसका, तो वो तो खुले खजाने 1% लेता है। लेकिन आड़ती जो है 9 के माल को 5 में खरीद रहे हैं। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं तो बस लास्ट में यही कहूँगा कि किसान की हालत बहुत नाजुक मोड़ से होकर के गुजर रही है, और किसान कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा है इन सरकारों द्वारा। बजट की आपने बात की, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो या प्रदेश सरकार का बजट हो, ये जो बजट तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। इसी ट्रैक्टर के टायर पे जो 28% की जीएसटी है, पहले नहीं थी। पंप पे 28% की जीएसटी है, क्या मतलब है इसका? भाई किसान को कम से कम जीएसटी से फ्री करो। लोन अगर हो जाता है तो लोन पे चक्रवर्ती ब्याज लगता है। किसान अगर उसको नहीं पटा पाता है तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े व्यापारी जिनके करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों माफ कर दिए जाते हैं और वो विदेश भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन किसान बेचारा ही बन करके रह गया। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि किसान जिस दर्द को लेकर के सोता है, उसी दर्द को लेकर के जागता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, अपने परिवार को पालता है, अन्न पैदा करता है और अन्नदाता कहलाता है। शौकत भाई, हमने आपसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और किस तरह से किसान स्ट्रगल करता, मेहनत करता, रात दिन एक करके फसल तैयार करता है, इन तमाम बिंदुओं पर बात की, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आवाज़ सरकारों तक पहुँचेगी और सरकार या जो कानून बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे कि भाई किसान बेचारा है और उस बेचारे किसान को कहीं ना कहीं जो वो देश की रीढ़ कहलाता है, उसको ऊर्जावान किरण दिखाई देनी चाहिए और उसके माल की कीमत मिलनी चाहिए। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे ग्रेटर नोएडा के किसान शौकत अली चेची, जो कि कई किसान यूनियन में, संगठनों में कई पदों पर रहे हैं और फिलहाल ये किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के सचिव भी हैं। यहाँ हमने इनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की, किस तरह से अन्नदाता किसान अपनी मेहनत करता है, रात दिन की मेहनत करके किस तरह से फसल को उगाता है, और वो फसल जब मार्केट में पहुँचती है और हम लोगों को फिर उस फसल के आने से हम पेट भरते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की।